फ़ोन आता है मेरे पास में सौम्या चौरसिया का और वो कहती हैं महाराष्ट्र इलेक्शन के लिए अभी अभी हमारी सरकार बनी हुई है, आप टेक्स्ट बुक कॉरपोरेशन से 5 करोड़ रुपए का प्लान करिए। वो तो किंग मेकर थी एक तरीके से और पूरे के सुपर पूरे सीएम के रूप में सुपर जानी सीएम, जाती थी। सुपर से ऊपर थी। सुपर से ऊपर थी। मुझे अपमानित करने के लिए जो सुपर क्लास 1 का पोस्ट था जनरल मैनेजर का, वहाँ एक डिप्टी कलेक्टर की पोस्टिंग कर दी जाती है जिसकी बेसिक मुश्किल से मतलब सेकंड क्लास का अधिकारी को बिठाला जाता है सिर्फ अपमानित करने के लिए। ये बात अच्छी नहीं थी। और जीपी सिंह मुझे उधर से धमकी भी देते हैं कि आप मैडम का कहना मान लीजिए, नहीं तो आपके खिलाफ एफआईआर पे एफआईआर होगा, मेरी मजबूरी है अशोक, मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने कहा भाई वो मजबूरियाँ आपको सलामत हो, मुझे मजबूरी नहीं है। मैं 2020 में जब उसके जितने भी किए गए काले कारनामे थे उसका नकल निकलवाया था पेंड्रा में, जब वो एसडीएम थी, कितना करप्शन की थी सारे, आज भी मेरे पास उसके नकल की कॉपी है। मुझे समझाने की कोशिश की कि देखो हम नान में बहुत सारा 4 साल तक परेशान थे, एक काम करिए जाकर के अनिल टुटेजा और सौम्या चौरसिया से माफ़ी मांग लीजिए, आपका करियर बहुत बड़ा है। मैंने उनसे कहा भी था कि आप सौम्या चौरसिया की गोद में ऐसा क्यों खेल रहे हैं, ये सब अच्छी बात नहीं है, आपको कल नहीं, आज नहीं कल प्रताड़ित होना पड़ेगा। और वही हुआ कि जो सौम्या चौरसिया उनके माध्यम से सारे गलत काम करवा रही थी, वही सौम्या चौरसिया उनको अरेस्ट करवा दी। नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। इस वक्त मैं छत्तीसगढ़ के शिवरी नारायण के समीप तेंदू धाम, जिसका नया नाम हो चुका है शबरी धाम, यहाँ रामभद्राचार्य जी का आगमन हुआ है और मेरे साथ हैं पंडित डॉक्टर अशोक चतुर्वेदी या अशोक हरिवंश। दो नए नाम सामने आए हैं। मैं समझना चाहूँगा, आप देश भर में कथा करते हैं, कैसे पाठ्य पुस्तक निगम के एक जीएम के रूप में काम करने के बाद जब आपको जेल जाना पड़ा और काफ़ी सारे विवाद आपके साथ जुड़े रहे, कुछ खास विषय पे मैं मुद्दे की बात करूँगा। राष्ट्रबोध में आपका स्वागत है। मुझे बताएंगे अशोक जी कि कुछ गहरी बातें हम जानना चाहते हैं कि आखिर क्या हुआ था आपके साथ। देखिए 2001 से लेकर के 2016 तक के मैं पंचायत ग्रामीण विकास विभाग में पोस्टेड था और 2016 तक के 16 वर्ष की मेरी जो गोपनीय चरित्रावली है का प्लस था, आउटस्टैंडिंग, और मेरे विभाग में एकमात्र अधिकारी था। 16 में देवजी भाई पटेल जी चेयरमैन बनते हैं टेक्स्ट बुक कॉरपोरेशन में और मेरी पोस्टिंग जीएम जनरल मैनेजर टेक्स्ट बुक कॉरपोरेशन होती है और मैं 2020 तक के था, जुलाई 2020 तक के था और सब कुछ बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं थी। मुझे अच्छे से याद है कि नवंबर में इलेक्शन हुआ था 2018 में और दिसंबर में मुख्यमंत्री आदि आए हुए थे। 17 दिसंबर 2018 को भूपेश बघेल ने शपथ ली थी जी। हाँ, तो इस बीच में क्या हुआ था, नवंबर के बाद में सब कुछ अच्छा चल रहा था, कोई इशू नहीं था। मार्च अप्रैल के महीने में 2019 में महाराष्ट्र का इलेक्शन आया तो वहाँ पर मेरे पास एक शख्स का फ़ोन आता है कि महाराष्ट्र इलेक्शन के लिए कुछ करना मतलब पैसों की आवश्यकता। हाँ, पैसे के बारे में आई। ठीक। और ये कहा गया कि फिर मैडम बात करेंगी, मैडम सौम्या चौरसिया। हाँ जी। तो उनका फ़ोन आता है मेरे पास में सौम्या चौरसिया का और वो कहती हैं महाराष्ट्र इलेक्शन के लिए अभी अभी हमारी सरकार बनी हुई है, आप टेक्स्ट बुक कॉरपोरेशन से 5 करोड़ रुपए का प्लान करिए। 5 करोड़ रुपए पाठ्य पुस्तक निगम से। तो मैंने कहा कि 5 करोड़ रुपए यदि मेरे पास होते तो मैं शायद नौकरी ही नहीं करता। मैडम मुझसे नहीं हो पाएगा, आप चाहें तो मुझे हटवा दें और मुझसे नहीं हो पाएगा। और इसके बाद उन्होंने मेरे खिलाफ में फिर अपने कांग्रेस के सारे विधायक, वो तो किंग मेकर थी एक तरीके से और पूरे के सुपर सीएम के रूप में जानी जाती थी। सुपर से ऊपर थी। तो सौम्या चौरसिया के बारे में काफ़ी गहरी बात आप कह रहे हैं। एक बहुत बड़ा आरोप है और सौम्या चौरसिया जो कई आरोपों से पहले ही घिरी हुई हैं, चाहे वो शराब घोटाला हो, चाहे मनी लॉन्ड्रिंग का विषय हो, चाहे वो कोयला घोटाला हो। अब एक नई बात आई है पाठ्य पुस्तक निगम में, आपको मतलब एक्सटॉर्शन मनी कहना चाहिए। हाँ, उस तरीके से ही था, वो मांगा गया था। तो मैंने कहा कि भाई मेरे पास तो नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे अपने नेताओं से और भी इधर उधर से ये आवेदन जो है लिखवाना प्रारंभ किया, शिकायती आवेदन मुख्यमंत्री जी के नाम पे, कि भारतीय जनता पार्टी समर्थित अधिकारी अशोक चतुर्वेदी को टेक्स्ट बुक कॉरपोरेशन से हटाया जाए और इनके पिछले कार्यों की जाँच की जाए। और ये 2-3 महीने तक, 4 महीने तक चलता रहा। उसके बाद मैं हटा नहीं, मैं एज इट इज़ पड़ा रहा। नवंबर 2019 आ गया धीरे धीरे। नवंबर 2019 में अचानक से मुझे ऐसा याद आ रहा है कि 25 नवंबर था। 25 नवंबर 2019 को अचानक से मेरा ट्रांसफ़र ऑर्डर आता है। मैं जब स्कूल शिक्षा विभाग में पोस्टेड हुआ हूँ, डेपुटेशन में था और मेरी मूल विभाग पंचायत ग्रामीण विकास विभाग है, तो मेरा ऑर्डर जो है स्कूल शिक्षा विभाग से निकलना चाहिए, मेरे विभाग वापसी का।
भाई मैं जिस विभाग का हूँ मुझे और जिस विभाग में पोस्टेड हूँ, तो स्कूल शिक्षा विभाग में पोस्टेड हूँ, पाठ्य पुस्तक निगम है, तो मेरा ऑर्डर निकालेगा कौन? स्कूल शिक्षा विभाग। परंतु उसके दबाव से एक ही दिन में नोटशीट मुख्यमंत्री जी द्वारा लिखी जाती है सामान्य प्रशासन विभाग के मंत्री के रूप में, और एक ही दिन में वो चीफ सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी से होते हुए नीचे जाती है, और उसी दिन अंडर सेक्रेटरी से डिप्टी सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी होते हुए सीएम तक जाती है, और उसी दिन मेरा ऑर्डर हो जाता है ट्रांसफ़र का, और ऑर्डर करता है तीसरा विभाग। कौन सा विभाग? सामान्य प्रशासन विभाग, सामान्य प्रशासन, जिसका मैं अधिकारी ही नहीं जी। तो मुझे ये बात नागवार गुजरी और मैं सीधे सीधे हाईकोर्ट चला गया कि इस तरीके से, और मुझे अपमानित करने के लिए जो सुपर क्लास 1 का पोस्ट था जनरल मैनेजर का, वहाँ एक डिप्टी कलेक्टर की पोस्टिंग कर दी जाती है, जिसकी बेसिक मुश्किल से मतलब सेकंड क्लास का अधिकारी को बिठाला जाता है सिर्फ अपमानित करने के लिए। ये बात अच्छी नहीं थी। हाईकोर्ट गया और हाईकोर्ट ने एक बार में मुझे स्टे दे दिया। 25 नवंबर को ये ऑर्डर होता है, 28 नवंबर को स्टे होता है। 25 नवंबर के ऑर्डर के बाद तुरंत मुझे रिलीफ भी कर दिया गया। मैं 29-30 तारीख को फिर ज्वाइन कर लेता हूँ टेक्स्ट बुक कॉर्पोरेशन में, और ज्वाइन करते ही फिर मेरी जांच की प्रक्रिया प्रारंभ हुई पुराने केसेस की। तो महानायिका बहुत ही प्रदेश की ईमानदार अधिकारी तत्काल समय की सौम्या चौरसिया के द्वारा, मेरे पास एक पूरी सूची रखी हुई है और मैं गहराई से समझ रहा हूँ। मेरे पास प्रश्न बहुत सारे हैं। आपका दर्द इतना गहरा है, आप विस्तार से मुझे अगर बताते रहेंगे तो मुझे लगता है कि कई घंटे लग जाएंगे। तो मैं समझना चाह रहा हूँ कि उस वक्त स्कूल शिक्षा विभाग के एक सेक्रेटरी हुआ करते थे जिन्हें एक्सटेंशन में काम मिला था, डॉक्टर आलोक शुक्ला। आलोक शुक्ला की ओर से भी आपके ऊपर कोई ना कोई दबाव रहा होगा क्योंकि आप उस विभाग में थे। तो आलोक शुक्ला जी के बारे में बातें आई थी नान घोटाले में। आलोक शुक्ला और अनिल टूटे दोनों की भूमिका थी। जब भूपेश बघेल विपक्ष में थे तो इनके खिलाफ में बयान दिया करते थे और बाद में इनके खासम खास हो गए, और आज की तारीख में टूटेजा भी जेल में है और आलोक शुक्ला भी जिस भूमिका में जी रहे हैं वो हर कोई जानता है कि किस तरह से संदेहास्पद परिस्थिति में। मुझे बताइए एक एक करके इन अधिकारियों की भूमिका। बस ऐसा समझ लीजिए कि जैसे ही मैं स्टे लेकर के आया, 16 दिसंबर को मेरे खिलाफ में एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी ईओडब्ल्यू में जीपी सिंह साहब के द्वारा में स्थापित कर दी जाती है सौम्या चौरसिया के कहने से, और दूसरी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी 25 दिसंबर 2019 को कर दी जाती है सौम्या चौरसिया के कहने से जीपी सिंह के द्वारा। उसमें नियम यह होना चाहिए कि जो सबसे पहले मेरे जो विभाग हैं उस विभाग से पूर्वानुमोदन लेना चाहिए, प्रायर अप्रूवल लेना चाहिए। तो विदाउट प्रायर अप्रूवल ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हो ही नहीं सकती, पर इन्होंने गलती तो कर दिया था। और उसके बाद एक एफआईआर मेरे खिलाफ में 8 जनवरी 2020 को किया जाता है। 8 जनवरी 2020 को उसकी भी कोई भी पूर्वानुमति ना मेरे विभाग क्या से। विषय क्या था, क्या एफआईआर क्या लिखा था उसमें? इनकी मर्जी थी, जो करना है कर रहे थे। यदि मेरे 8 जनवरी के एफआईआर में यह था कि मेरे बेटे के नाम से एक पैसा आया हुआ था होप एंटरप्राइजेस के हितेश चौबे की तरफ से, हमारा रिश्तेदार है, यदि किसी प्रकार का पैसा पढ़ने के लिए हमने लिया हुआ था तो इसकी बाकायदा सूचना पंचायत ग्रामीण विकास विभाग को दिया गया था, उसकी रिसीविंग थी, उसकी पावती थी। तो यदि मैंने किसी से लोन पे पैसे लिए हुए हैं, प्राइवेट लोन पे यदि पैसे लिए हुए हैं, तो ये कौन सा अपराध है? और मैंने मेरे खाते में तो नहीं लिए हैं, मेरे अकाउंट में तो नहीं है, बेटे के अकाउंट में गया, वो लौटाएगा, डॉक्टर करने के लिए जा रहा था तो उसमें एक एफआईआर काट देना अच्छी बात है क्या? ये एक विषय हुई, बदले की कार्रवाई की जा रही थी। सौम्या चौरसिया ने कई लोगों के साथ ऐसा किया, और मैं जब सुनील नामदेव का भी इंटरव्यू कर रहा था तो उन्होंने भी जानकारी दी थी और काफ़ी विस्तार से आपने उस वीडियो को देखा था। और अभी जिस तरह से आप मुझे बता पा रहे हैं, ये आज की तारीख में आप सस्पेंड हैं? हाँ बिल्कुल, शासकीय सेवा में सस्पेंड है आप? हाँ जी, हाँ जी। कितनी नौकरी बची है आपकी? देखिए मेरी नौकरी तो 2033 तक है। 33 तक बची है? हाँ जी। अभी काम नहीं करना चाहते? नहीं, अभी देखिए काम करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं तो अलग चीज़ है। आगे मैं थोड़ी सी क्रम पे ले जाता हूँ। जब 8 जनवरी को मेरे खिलाफ में एफआईआर हो जाता है तो उसके बाद फिर एक सज्जन है, एक पत्रकार हैं, पत्रकार महोदय, मेरे भाई के समान है, मैं बोलना नहीं चाहता, वो मेरे घर में आते हैं और जीपी सिंह को फ़ोन लगाते हैं, और जीपी सिंह मुझे उधर से धमकी भी देते हैं कि आप मैडम का कहना मान लीजिए, नहीं तो आपके खिलाफ एफआईआर पे एफआईआर होगा, मेरी मजबूरी है अशोक, मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने कहा भाई वो मजबूरियाँ आपको सलामत हो, मुझे मजबूरी नहीं है, एक नहीं 5 एफआईआर करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको ध्यान होगा कोरोना का समय था, लाशें निकल रही थी, दवाइयाँ नहीं मिल रही थी, उस दौरान मई के महीने में फिर से एक मेरे खिलाफ एफआईआर की जाती है 5 मई को, उसके बाद फिर 5 मई 2020 को, उसके बाद 8 मई 2020 को फिर एफआईआर की जाती है। और इस मध्य में
जब मेरे खिलाफ इस तरीके की चीज़ें होने लगी तो बट ऑब्वियसली दो ही चीज़ थी कि या तो सरेंडर हो जाओ रात के अंधेरे में जा कर के, ये मेरी अम्मा मुझे माफ़ करो, जैसा बोलोगी वैसा करूँगा, और या तो फिर लड़ाई लड़ो, दो चीज़ था। तो हम पिताजी के साथ बैठे और बाबूजी से मैंने बात किया कि क्या करना चाहिए आप बताएं। मेरे बाबूजी ने कहा कि भाई ये बताओ कि यदि तुम अपनी जगह सही हो, तुम्हारी आत्मा कहती है कि तुम सही हो, कहीं कोई गलत नहीं हो, तो तुम्हें लड़ना चाहिए। तुम्हें लगता है कि तुम आकंठ पाप में, भ्रष्टाचार में डूबे हो तो नहीं लड़ना चाहिए। तो मैंने कहा बिल्कुल नहीं, मैं कोई भी ऐसा पापी नहीं हूँ ना भ्रष्टाचारी नहीं हूँ, तो लड़ो। फिर हमने वहाँ से लड़ाई चालू कर दी, मूवमेंट चालू कर दिया। और मज़े की बात यह है कि जहाँ तक सौम्या चौरसिया का मामला है, वो वास्तव में महानायिक है। होता ना पावरफुल तो मैंने किसी को देखा नहीं जिसके एक इशारे पे यहाँ के IAS ऐसा नाचते थे एकदम से, है ना, वो मैंने देखा हुआ है। मैं 2020 में जब उसके जितने भी किए गए काले कारनामे थे उसका नकल निकलवाया था पेंड्रा में, जब वो SDM थी, कितना करप्शन की थी, सारे आज भी मेरे पास उसके नकल की कॉपी है, निकला हुआ। ठाकुर दिया में उसके जो ज़मीनों के कागज़ थे उसको मैंने किस तरीके से निकलवाया पाटन से 2020 में, वो मेरे पास पड़े हुए हैं। तत्कालीन समय में किसी भी व्यक्ति की हैसियत नहीं थी, किसी की औकात नहीं थी। पाटन का कुरुडी, ये ठाकुर दिया, हाँ, पेंड्रा का बता रहे हैं। पेंड्रा का भी निकलवाया था, ठाकुर दिया का भी निकलवाया था। पाटन की कौन सा स्थान होगा? 2020 में निकाला था। को ध्यान है आपको क्या किस गांव के पेपर आपके पास? ठाकुर दिया गांव का। हाँ, सौम्या चौरसिया के बारे में विस्तार से बहुत सारी जानकारी आई। 29 प्रॉपर्टी तो ED और EOW के माध्यम से जो पता चल पाई से सीज किया गया। ऐसे ही रानू साहू के साथ भी हुआ, कई प्रॉपर्टी आई। और ये अचानक 2008 बैच की एक राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, ये आप चूंकि लड़ाई अब व्यक्तिगत हो गई थी तो आपने भी उनके बारे में पतासाजी की होगी। अब थोड़ी स्थिति अनुकूल है क्योंकि वो जेल में है, तो और जब जेल में नहीं थी तब भी आप लड़ रहे थे। तो सौम्या चौरसिया के बारे में बड़ा आपने कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताई और हमारे पास भी कुछ जानकारी है, मैं आपसे साझा करूंगा। मुझे बताइए कि सौम्या चौरसिया के बारे में आपको और क्या जानकारी इनके बारे में, कि भूपेश बघेल इनके संबंधों को लेकर कुछ बताएंगे आप? नहीं, मैं उस निजी संबंध पे नहीं जाना चाहता। की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि भूपेश बघेल उन पे इतना आश्रित क्यों थे? ये भूपेश बघेल जी ही समझेंगे, इस बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता कौन कितना आश्रित था। मैं तो इतना जानता हूँ कि यदि वह अपने आप को ईमानदार समझ रही थी तो वो जेल पे क्यों रही 2.5 साल। और दूसरे को भ्रष्टाचार बोलते बोलते देखिए, उसके लिए बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो भी जिम्मेदार हैं, जो IAS हो जाते हैं, IPS हो जाते हैं। एक छोटे से डिप्टी कलेक्टर के सामने में घुटने टेक दिए थे। कई प्रशासनिक अधिकारियों से मेरी बातचीत हुई, उनका कहना था उनकी डिक्टेटरशिप से वो भी परेशान थे। और जिस तरह से डिक्टेटरशिप से यदि आप परेशान हैं तो क्या आपकी आत्मा नहीं है? आपकी आत्मा इसे गवाही नहीं देती है कि ऐसे लोगों के साथ में नज़र से नज़र मिला करके उसे मिटा दिया जाए? क्या आपकी पेन की स्याही सूख गई थी? ऐसा नहीं होना चाहिए ना, क्यों आप सिर्फ कलेक्टर बने रहने के लिए। इसमें दो धड़े बटे हुए, कुछ लोग जो सौम्या चौरसिया की जी हुजूरी कर रहे थे और कुछ ऐसे थे जो अदावत के मूड में थे लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। और ये आप जैसे बिरले ही थे जो जिस तरह से सताए गए और जिस तरह से परिस्थितियां निर्मित हुई। वर्ष 2020 में जब इसका आतंक बढ़ने लगा था तो वर्ष 2020 में फरवरी और मार्च 2020 के महीने में इस प्रदेश के अंदर कोई ऐसा नहीं था जो ये कह दे कि हमने उनके कोल के बारे में कोई शिकायत की थी। कोल की जो ये लोग लेवी ले रहे थे उसकी शिकायत कहीं पे की थी? हाँ, हमने किया था, किसी न किसी माध्यम से 10,000 पेज का किया था। कोई भी इस प्रदेश के अंदर यदि होगा तो मुझे बता दे, फरवरी और मार्च में किया हुआ था शिकायत। जब आदमी के सामने कोई मौका ही नहीं रहता तो लड़ेगा। और हम उनमें से नहीं हैं। हम राहुल शर्मा साहब नहीं थे बिलासपुर के, कि जो अपने गणपति भी गोली लगा लें। हमें वो समझ में नहीं आता। यदि मारने की बात आएगी मारेंगे, तुम्हें मारेंगे, हम अपने आप को क्यों मारें? ये जो शरीर है हमारा दिया हुआ हमारे माता और पिता के वीर्य से बना है, उनके तेज से बना हुआ है। 24 फरवरी 2020, जहाँ तक मुझे तारीख, मैं जहाँ तक गलत नहीं हूँ, इस तारीख को पहली बार इनकम टैक्स की छापेमारी होती है। सौम्या चौरसिया के ठिकाने में छापेमारी होती है और एकमात्र कोई राजनेता या ऐसा कुछ राजनीति जुड़ा व्यक्ति वो था एजाज ढेबर। इसके अलावा सारे प्रशासनिक अधिकारियों के यहाँ छापेमारी इनकम टैक्स की होती है। बाद में फिर ED की छापेमारी होती है, जो मुझे लगता है कि आप लोगों ने जो प्रयास किया कोल लेवी के मामले में, और कुछ महीने बाद ED धीरे धीरे शिकंजा कसती है। और एक तारीख बता रहा हूँ मैं, 2 दिसंबर 2022 को जब सौम्या चौरसिया की गिरफ्तारी होती है। तो ये गिरफ्तारी हुई इस दौरान 2019 और 20 इन्होंने तो इस ढंग से समानांतर एक सरकार चलाने की कोशिश की। शराब घोटाला, कोयला घोटाला, वो ऐसे सारे मामले जो किसी छिपे नहीं थे। सौम्या चौरसिया को लेकर के कुछ गहरी बातें सामने आई, ये हमने लगातार बताई। और इसके बाद कुछ और अधिकारियों की बेहद संदिग्ध भूमिका आ जाती है। एक अनिल टुटेजा, इनकी चर्चा किए बगैर ये चर्चा अधूरी रहेगी। अनिल टुटेजा जो अभी भी जेल में है,
आप कैसे देख पा रहे हैं इनके? एक नाम जो आप शुरू में जिक्र किया था, आलोक शुक्ला का। आलोक शुक्ला, डॉक्टर आलोक शुक्ला का। मेरे खिलाफ में एफआईआर लॉन्च होने के बाद 20 जनवरी 2020 तारीख को तत्कालीन प्रिंसिपल सेक्रेटरी गौरव द्विवेदी एजुकेशन विभाग से हटाए जाते हैं। 21 जनवरी 2020 को वो सेक्रेटरी बन जाते हैं, जो कि नान में सस्पेंडेड थे, वो बनते हैं। और 22 जनवरी 2020 को मेरे खिलाफ में वो सबसे पहले एफआईआर का स्वीकृति देते हैं। पूर्वानुमोदन, जब एफआईआर कट गया तो एफआईआर के बाद स्वीकृति कैसे दे सकते थे? उसी शर्त पे उनकी सेक्रेटरी के रूप में पोस्टिंग हुई। उनके द्वारा, उनके माध्यम से एक फ़ोन मेरे पास आता है कि आलोक शुक्ला आपको बुलाए हैं। मैं आलोक शुक्ला के घर मेरे एक कॉमन मित्र के साथ गया, जो उनके और मेरे कॉमन मित्र थे और धमतरी के रहने वाले थे, नाम नहीं लेना चाहता। हम उनके घर गए, देवेंद्र नगर। वहाँ पर मुझे समझाने की कोशिश की कि देखो, हम नान में बहुत सारा 4 साल तक परेशान थे, एक काम करिए, जा कर के अनिल टुटेजा और सौम्य चौरसिया से माफ़ी मांग लीजिए, आपका करियर बहुत बड़ा है और नहीं तो आप बहुत परेशान कर दिए जाओगे। मैं तो मजबूरी में 4 साल तक सताया हुआ था, इसलिए आपके खिलाफ़ में मैंने ऑर्डर किया है। मैंने कहा, साहब, आलोक के आगे शुक्ला लगा है, इसलिए बहुत उटपटांग जवाब आपको नहीं दे रहा हूँ। ये समझाइश जो है ना, किसी और को देना। जब मैं लड़ना प्रारंभ कर दिया हूँ तो अपने दम से लड़ लूँगा, पर थूक में चाटना है तो आप ही चाटिए, मैं नहीं कर सकता। ये मैंने घर पे बोला था उनके, है ना। और आप जो बार बार मुझे ज्ञान बता रहे थे श्री रामचरितमानस का, कथा का, इसका उसका, मैंने कहा वो कथा वथा मैं सब करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मुझे ज्ञान मत बांटिए। ये मत कहिए कि मैं जा कर के माफ़ी मांगूँ। मैंने क्या गलत किया कि माफ़ी मांगूँ? तो वो आदमी खुद जो किलोल पत्रिका में भ्रष्टाचार कर रहा था, किलोल पत्रिका जो उसकी निकली हुई थी, उसके जीएसएम की जाँच आज कराए सरकार, जिसमें 10 करोड़ रुपए सारे स्कूलों से उस किलोल पत्रिका के जो समिति बनी हुई है उसमें गए हुए हैं। उनकी पत्नी का नाम था? नहीं, किलोल नाम की एक पत्रिका थी, वह पत्रिका उसने चलाया। उस पत्रिका का प्रधान संपादक स्वयं आलोक शुक्ला थे और उन्होंने सारे के सारे नीचे के लोगों को फ़ोन कर दिया कि ये सारी की सारी जो पैसे हैं 10-10 हज़ार रुपये हर स्कूल से मेरी पत्रिका की समिति में डाल दिया जाए खाते में। 10 करोड़ रुपये गया, ये पतली सी पत्रिका। क्या कारण है कि उस पत्रिका में यदि उतनी अच्छी गुणवत्ता थी तो आज नहीं ली जा रही है? या सेक्रेटरी सिर्फ आलोक शुक्ला के रहते ली गई, 10-10 करोड़ रुपए खा गया खुद बच्चों के नाम से? के बारे में जो आप गहरी बात कह रहे हैं, 10 करोड़ का एक घोटाला, आपने बड़ी जिम्मेदारी के साथ ऑन कैमरा आपने इस बात को उजागर किया और पहले भी चर्चा तो हुई। और हमें गहराई से समझना होगा कि कुछ विषय आते हैं, जब तक जांच नहीं होती और जब तक कार्रवाई नहीं होती, तब तक उसे मान लिया जाता है कि कोरे आरोप हैं। लेकिन इसमें जो सच्चाई है, आज शासन सिस्टम में बैठे हुए लोगों को चाहिए कि वो सारी बातों की पतासाजी की जाए पूरी ईमानदारी के साथ। जब तक तथ्य सामने नहीं आएंगे, तब तक सिस्टम में बैठे हुए इस तरह के भ्रष्ट और बेईमान लोग लगातार सिस्टम को और खोखला करते रहेंगे। ये लगातार हमारी जो चर्चा चलती रहती है और हम नई नई बातों को समझते रहते हैं। आप जीपी सिंह जी के बारे में बता रहे थे, जीपी सिंह जी के साथ जो बातें आई, आपने बताया ईओडब्ल्यू के शायद और एसीबी के वो चीफ हुआ करते थे। उन्होंने भी सौम्य चौरसिया के कहने पे, जिसके भी कहने पे उन्होंने कार्रवाई की। एक नाम और लगातार आ रहा है, पुलिस विभाग से ही है, वो है चंद्रभूषण वर्मा। ये व्यक्ति बोलने को तो एक एएसआई था, लेकिन वो बड़े बड़े अधिकारियों को पैसा पहुंचाने का काम करता था। सौम्य चौरसिया के साथ भी था। जहां तक मुझे जानकारी है, इस बारे में आपने भी अपने स्तर पर पतासाजी की, क्योंकि हम ग्राउंड पे रहते हैं, हमारे काफ़ी बड़े नेटवर्क होते हैं। मुझे ऐसा लगा कि आपका कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट रहा उसमें, क्योंकि आपके साथ जो बातें थी वो व्यक्तिगत हो गई थी। नहीं, एक्चुअली क्या था, जीपी सिंह साहब हैं अच्छे आदमी, अच्छे इंसान हैं, कोई दिक्कत नहीं थी। पर उस समय वो अपना खास बनने के चक्कर में मैं ही उनके हाथ से मारा गया, वो मेरा दुर्भाग्य था और उनका दुर्भाग्य हो गया बाद में। और बाद में मैंने उनसे कहा भी था कि आप सौम्य चौरसिया की गोद में ऐसा क्यों खेल रहे हैं, ये सब अच्छी बात नहीं है, आपको कल नहीं, आज नहीं कल प्रताड़ित होना पड़ेगा। और वही हुआ कि जो सौम्य चौरसिया उनके माध्यम से सारे गलत काम करवा रही थी, वही सौम्य चौरसिया उनको अरेस्ट करवा दी, है ना। ये तो वक्त की मार होती है। रही चंद्रभूषण वर्मा की बात, तो चंद्रभूषण वर्मा और जीपी सिंह साहब के अच्छे संबंध थे, उसमें कोई बात नहीं है। और कहीं ना कहीं से कोई ना कोई जो सिस्टम का जो भी चीज़ें होती होंगी उसमें वो लोग सहभागी थे। और उसकी जो मिस कम्युनिकेशन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है लेन देन का या किसी भी प्रकार की चीज़ें उस समय की थी, है ना, उसके चलते ही ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण ही उस चीज़ को जीपी सिंह साहब भोगे और ये एकदम सच है भोगे। और उनके साथ जो किया गया उनके द्वारा, उन लोगों के द्वारा जितना ज़्यादा किया गया उतना ज़्यादा किसी भी अधिकारी के साथ करना नहीं चाहिए। आखिर देखिए ना, जब खुद के साथ बीत रहा है तो क्या स्थिति है। वही अनिल टुटेजा 2.5-3 वर्षों से जेल के अंदर में, परिवार उनका बेचारा दुखी है। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ भाई जल्दी बाहर निकले। मैं तो अब राम की कथा करता हूँ तो किसी तरीके से उनमें बुद्धि आए। एक नया जीवन आप जी रहे हैं, राम जी की कथा करते हैं, देश भर में आपकी कथाएं होती है, एक अलग ख्याति आपको मिली, एक नया जीवन आप जी रहे हैं। और
मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे बहुत कम लोग रहते हैं कि इतने बुरे हालातों से निकल कर और आप इसे आनंद ले रहे होंगे और ये आध्यात्मिक सुख आपको मिल पा रहा है। ये लगातार हमारी जो बातचीत का सिलसिला चल रहा है उसमें आगे मैं कुछ और जोड़ूंगा। ये हमारा साक्षात्कार 2 भागों में होगा। इसके बाद मैं इनके निजी जीवन और आध्यात्मिक जीवन के बारे में समझने की कोशिश करूंगा। फिलहाल कुछ बातें अधूरी है, मैं उस पर आता हूँ। CGPSC का एक विषय आया था। CGPSC में मुख्यमंत्री जी की बेटी का चयन होता है 2022 में, और CGPSC का जो घोटाला उजागर होता है वो मई 2023 में विधानसभा चुनाव के कुछ समय पहले। और एक संयोग बोला जाए कि उस समय के मुख्यमंत्री रहते हुए उनकी बिटिया ने काफ़ी समय तक पढ़ाई छोड़ी थी, 15 साल उनको शायद हो गया अध्ययन को, और उसके बाद जो भी हुआ, जो भी परिस्थिति, मैं नहीं कहूँगा कि वो गलत तरीके से हुआ, सही तरीके से हुआ, क्योंकि ये सारी बातें जांच में सामने आ जाएगी। नहीं, मई 2023 में जो आया है सामने के लिए, जो एक्सपोज हुआ है, एग्जैक्ट एक्सपोज हुआ है, वो मई 2023 जो बोल रहे हैं, 2021 CGPSC का था जो रिजल्ट था। हाँ हाँ हाँ, उसका मामला जो आप बोल रहे हैं मई 2023, ऐसा नहीं है। CGPSC का पहला कंप्लेनेंट जो थे गौरी शंकर श्रीवास्तव थे, मेरा छोटा भाई है, बिल्कुल मेरे अनुज की तरह है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। एक्चुअली क्या हुआ था कि कोई भी CGPSC के बारे में बोलने की स्थिति में नहीं था। भय का वातावरण था, सारी तरफ भय ही था। तो मेरे एक दिन हमारी मुलाकात हुई गौरी भाई के साथ, तो फिर वो भैया मुझे आपके घर आना है और बैठ करके बात करना है, और CGPSC के बहुत सारे पेपर्स आए हुए हैं, उसमें अपने डिस्कस करना है, जो कि चर्चा हुई थी, टेलीफोनिक चर्चा हमारे बीच में हुई थी। हाँ, जो युवा लोग देख रहे हैं इस पूरे चैनल को, एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि CGPSC के लिए खुली लड़ाई जो है, जो गौरी शंकर श्रीवास्तव ने लड़ी, इस प्रदेश के अंदर कोई भी नहीं लड़ी है, कोई भी नहीं लड़ा है, क्योंकि उस लड़ाई को मैंने जितनी नज़दीक से देखा है CGPSC का, उसको मैं जानता हूँ, क्योंकि उसके ड्राफ्ट जो बने थे, पहला ड्राफ्ट, दूसरा ड्राफ्ट, तीसरा ड्राफ्ट, जो कंप्लेंट का ड्राफ्ट बना था, मैंने ही तैयार किया हुआ था, और गौरी शंकर श्रीवास्तव के साथ बैठ के तैयार किया हुआ था। तो ये तय हुआ था गौरी से कि कोल और इसको जो शराब है उसको भैया आप तो हैंडल कर ही रहे हो, अपने एंड से पूरी तैयारी कर रहे हो। हाँ, वो जेल जा चुकी थी, मतलब सुपर CM जेल में थी, जेल में जा चुकी थी। अब सरकार के ऊपर बाकायदा केंद्रीय एजेंसियों का दबाव भी था। हाँ, तो CGPSC को इतने मोर्चे पे मैं कहाँ दौड़ता। तो फिर गौरी ने बहुत दमदारी से उस लड़ाई को लड़ा। और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि आज गौरी को देख रहे हैं ना, उस समय के गौरी को देखते जब थाने में 5-5 घंटे बिठा दिया जाता था गौरी को 10-10 घंटे बिठा दिया जाता था। एक ही दिन में गौरी शंकर श्रीवास्तव को 10-10 बार पुलिस बुलाती थी। किसके? वो एक था ना, अभिषेक बच्चन पुलिस वाला, उसके निर्देश पे होता था। अभिषेक बच्चन बोले तो अभिषेक माहेश्वरी जिनका नाम महादेव सट्टा में आया, हाँ, उनके ठिकानों पर छापेमारी हुई, उसके निर्देश पे होता था। 26 मार्च 2025 को जो CBI की छापेमारी हुई, वो खास तौर से उसके बाद अभिषेक माहेश्वरी के बारे में भी काफ़ी उसके निर्देश पे होता था। गौरी शंकर श्रीवास्तव ने PSC की लड़ाई में सैकड़ों बार उसको थाने में बिठाला गया था। जो करता है ना वो भोगता है। गौरी से पूछा जाए ना बता देगा। और हर एक बार की घटना मेरे पास आती थी, भैया यहाँ बिठा लें, भैया यहाँ बिठा लें, भैया यहाँ बिठा लें, ये ड्राफ्ट रेडी करना है। तो उसके पीछे की जो ड्राफ्टिंग हुई थी, हाँ मैंने कराई थी। आपने वो ड्राफ्टिंग की थी। तो वो शख्स आज मेरे सामने बैठे हैं जो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। उस समय भूपेश बघेल की सरकार के समय आपको जेल यातना दी गई, शायद आप 2 महीना जेल में थे और 12 दिन शायद आपको रिमांड पर रखा गया था। बिल्कुल सही, 72 दिन आपको प्रताड़ना दी गई। हाँ, मेरे क्या प्रताड़ना देंगे, मैं तो राम जी को पकड़ लिया था। मैं तो जेल के अंदर में राम की कथाएं सुनाता था, मेरा तिलक बंधन होता था, मुझे गर्म पानी से एकदम मिक्स करके नहलाया जाता था, मेरे पैरों को दबाया जाता था, प्रतिदिन से राम की कथाएं करता था। हाँ, पहली बार गया था और अच्छा ही हुआ चला गया। मेरे अंदर में इतनी निर्भीकता आ गई, निडरता आ गई, अब मुझे किसी से डर नहीं लगता है और मैं अब मौत से भी डरना भूल चुका हूँ। चलिए, ये एक बहुत अच्छी और बहुत प्रेरक बात आपने कही कि तमाम विपरीत हालातों में इंसान या तो टूट जाता है या तो बन जाता है। आप अपने को बना हुआ महसूस कर पा रहे हैं? मैं हृदय से सौम्य चौरसिया का, अनिल टुटेजा का, और एक नाम और है जो आप भूल रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ, इस प्रदेश को और भूपेश बघेल जैसे एक वो अच्छे CM थे, कोई बुराई नहीं थी। छत्तीसगढ़ के दृष्टिकोण से देखें तो छत्तीसगढ़ की अस्मिता और सम्मान को आगे बढ़ाने वाले मुख्यमंत्री थे, कोई दिक्कत नहीं थी। परंतु जिस इतने सारे भ्रष्टाचार के बावजूद भी आप स्वीकार अरे नहीं, ये दोनों बातें कैसे हो सकती? दोनों चीज नहीं, वो अच्छे इसलिए थे कि वो नए थे, लोगों ने उनका ऐसा मिसयूज किया, उनको बहुत समय तक समझ ही नहीं आया। और इनका रिंग मास्टर जो था ना, वो विवेक नाम का व्यक्ति था। विवेक? हाँ, एक्स चीफ सेक्रेटरी। अच्छा।
ये सब रिंग मास्टर लोग थे, ये लोग ही सब कर रहे थे। तो वो उनको वो देखिए टामन सिंह सोनवानी उनके सेक्रेटरी थे। 1 जनवरी 2019 से लेकर ओवर कॉन्फिडेंस में तत्कालीन सीएम मर गए 31 दिसंबर 2019 तक। टामन सिंह सोनवानी बाद में CGPSC में चेयरमैन बनाया गया और सौम्या चौरसिया भी उनकी उप सचिव थी। ये सारे उनके सलाहकार थे, जिनका आप शायद नाम नहीं ले रहे हैं, और एक व्यक्ति का नाम लिया विवेक का। उनका लड़का उनके घर से शराब घोटाले के कार्य को संचालित कर रहा है, ऐसे सबूत मिले। उस पैसे को वो इन्वेस्ट करें अपनी प्रॉपर्टी में। 16 करोड़ 70 लाख का फिगर आया भूपेश बघेल, जो बेहद खासम खास बताए गए। पप्पू बंसल, जब तक वो नहीं पकड़े गए तब तक गिरफ्तारी भी नहीं होती है चेतन बघेल उर्फ बिट्टू बघेल की। बिट्टू बघेल भी जेल जाते हैं। और आप कैसे कह सकते हैं कि उनके साथ कुछ सलाहकार ही घेरे हुए थे, परिवार के लोग तो थे ही। देखिए, चाहे कुछ भी बोलो, मेरे को व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है कि थोड़े से या अनुभव की कमी या कुछ राजनीतिक सूझबूझ की कमी से लोग जब घेर लेते हैं ना, तो आदमी का दिमाग काम करना छोड़ देता है। और ये लोग ऐसे लोग थे कि उनमें घिर गया था आदमी, क्योंकि एक सीएम जो होता है, सीएम के आगे में बहुत सारे काम रहते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां रहती हैं। उन्हें लगता है कि सलाहकार जो दे रहा है सलाह वो अच्छा ही होगा। वो भी अनिल टुटेजा जैसा अधिकारी बहुत अच्छे अधिकारी थे, परंतु कहीं ना कहीं ऐसी गलती होती चली गई। अब जहाँ तक के निशाने पर है भूपेश बघेल के, जब वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे तब वो अनिल टुटेजा नान वाले मामले में उनके लिए एक विलेन की तरह थे। अगर वहाँ से जो उनकी भाषा में बोले तो मलाई मिठाई नहीं मिल रही होगी, तो वो कैसे वो आ सकते थे? हाँ, मैं ये वक्त की बात होती है कि 4 साल यहाँ और 4 साल वहाँ, कहाँ ऊपर कहाँ नीचे, इस पे क्या बात करेंगे। मैं व्यक्तिगत रूप से, जहाँ तक सवाल है, मैं तत्कालीन सीएम साहब हों या जो भी हों, मैं उनके बारे में ऐसा कुछ कहना नहीं चाहूँगा। पर हाँ, ये जो ब्यूरोक्रेट्स थे उस समय के सारे नंगे नाच जो नाच रहे थे, उसका परिणाम अंततोगत्वा जो है दुनिया देख रही है। उस समय मुझे ऐसा लगता था कि मेरे बारे में लोग देखते थे कि मैं जिस तरीके से मीडिया ट्रायल मेरे खिलाफ पहुँचता था, आपको याद होगा कि मैंने घर में कहा था कि टेलीविज़न देखना छोड़ दो, समाचार पत्र पढ़ना छोड़ दो, उसके बाद सारी लड़ाई लड़ देंगे। और हमने लड़ा। पर आज जो मेरी परिस्थितियाँ हैं, उन परिस्थितियों में मैं वास्तव में यदि देखूं तो मैं हाथ जोड़ करके सौम्या चौरसिया मैडम और अनिल टुटेजा साहब का मैं हार्दिक रूप से धन्यवाद देता हूं। और बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूं, जिनके उपकार के कारण मैं श्री राम की कथाएं इस देश के अंदर में कर रहा हूं। और उन्हीं की इस प्रताड़ना के चलते जब मैं सामाजिक सरोकार इस संस्था से जुड़ रहा हूँ, राम मिलेंगे आश्रम से जुड़ रहा हूँ, तो मैं समाज के बीच चला गया हूँ और समाज के साथ रहता हूँ, जीता हूँ, मरता हूँ, उनके साथ चलता हूँ, खून और पसीने एक कर रहा हूँ, एक नए इतिहास बनाने की दिशा में चल रहा हूँ। इसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और कभी मौका मिलेगा तो मैं उनका सार्वजनिक और सामाजिक अभिनंदन भी करना चाहूँगा। ये गजब बात है। प्रभु श्री राम के काज में लग गए हैं, तो ये आध्यात्म के साथ जो सरलता और नम्रता आप में आई है, ये साक्षात स्वरूप आप इनका देख सकते हैं। जेल में गए, जेल में इन्होंने कथा की, उसके बाद एक यात्रा शुरू होती है और देश भर में कथाएं शुरू हो जाती है। अशोक चतुर्वेदी से डॉक्टर अशोक हरिवंश बनने की पूरी कहानी हम इस साक्षात्कार के दूसरे भाग में गहराई से समझेंगे। आज बातें थोड़ी गहरी थी, भ्रष्टाचार के आरोप थे और जाते जाते इन्होंने साधुवाद भी किया, बड़ी विनम्रता के साथ सारी बातें दिल खोल कर बिना किसी पूर्वाग्रह के हमने उस सच्चाई को रखने की कोशिश की। जो शासन और सिस्टम के दबाव में जब मीडिया काम करता रहा तो कहीं ना कहीं एक सच का एक हिस्सा शासन की परछाई, शासन के दबाव में दब जाया करता था। आज खुल के बातें हो रही है, कुछ बातों को आप समझ रहे होंगे, सारी बातें खुलकर भी नहीं कही जाती जब तक सबूत सामने नहीं हो। तो आप जैसा सुलझा हुआ एक पुराना अधिकारी थोड़ा संभल के बात करता है। आपने काफ़ी गहराई से पूरी साफ गोई के साथ बात को रखा। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ राजपूत के जनमन से। और हम जल्द ही एक दूसरे एपिसोड में इनके बारे में, इनकी कुछ बातें गहरी अंदर खाने की वो बातें जिसे जानना समझना आपको जरूरी है, ध्यान से आप सुनिएगा, देखिएगा। राजपूत आपका अपना जनमंच है, उसके माध्यम से हम साझा करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।